तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं नर्सिंग वाले दिनेश सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक टॉपिक के बारे में, एक स्वीट से एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर एक फ़ीमेल होती है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जब वॉमिटिंग होती है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? एक तो सिंपल एक वॉमिटिंग रहेगा, और एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। तो जो आज हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका नाम है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो हाइपर का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। इमेसिस का मतलब क्या होगा? वॉमिटिंग। और ग्रेविडम का मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसके अंदर हम बोल सकते हैं सीवियर नोजिया एंड परसिस्टेंट, क्या होगा? परसिस्टेंट क्या होगा? वॉमिटिंग ड्यूरिंग कब? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान होगा। दैट लीड, जिससे क्या होगा? दैट लीड क्या होगा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होगा। एंड क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। और क्या होगा? सर अगर कोई खाएगा ही नहीं तो अगर नहीं खाने से क्या होगा? वेट लॉस होगा, तो फीमेल का वेट लॉस होगा। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। अगर आप बोलोगे कि सर उसका कोज क्या, कारण क्या होगा, तो अगर मैं कोज की बात करूं तो बच्चे ध्यान रखना, कोज के अंदर हम बात करेंगे तो एक हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है। क्या नाम है उसका? बीटा एससीजी। सर इसका फुल फॉर्म बात करें तो बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, ये इसका नाम है। तो सर ये तो नाम से पता चल रहा है कि ये तो नॉर्मली प्रेगनेंसी को, अगर हमने कभी देखा होगा कि सर जो प्रेगनेंसी किट होती है उसके अंदर ये हार्मोन चेक किया जाता है। किसके? आपने अगर सुना होगा नाम, किट आती है यूरिन का, यूरिन के सैंपल से प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं? एससीजी हार्मोन चेक करते हैं। तो सर ये तो नॉर्मल हार्मोन है। तो बच्चे मैंने यही तो बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन नॉर्मल है, लेकिन क्या होगा? जो लेवल होगा इस हार्मोन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आएगी। ठीक है बच्चे, तो इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करते हैं। पहले ये कहाँ से आता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बीटा एससी जो हार्मोन होता है, आप एक टर्म का नाम याद रखना, ज़ोंबी। तो सर जेड से क्या? जाइगोट। जेड से डाइगोट हो गया। सर जाइगोट क्या होता है बेटा? स्पर्म, सॉरी स्पर्म और क्या? ओवम। इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अच्छा, अगर ये दोनों एक जगह मिल जाए तो क्या बोलते हैं उसको? फर्टिलाइजेशन। बच्चे उसको फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद में सर क्या होता है? सर जाइगोट जब बनता है उसके बाद में क्या होगा? सर मोरूला बनता है। मोरूला बनता है। सर मोरूला क्या होता है बेटा? 16 से 32 सेल की एक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम मोरूला बोलते हैं। तो सर ये स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखो इस तरीके से, सेल्स क्या है? चारों तरफ अंदर कवर कर रखा है पूरा एरिया, एक जगह इकट्ठी नहीं हो रखी है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोरूला बोलेंगे।
लेकिन ध्यान रखो अब इसके आगे क्या बनता है, मोरूला के बाद में क्या बनेगा, तो मोरूला के बाद में जेड ओ एम, अब आ गया बी, बी से क्या होगा, बी से होगा ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसाइट। सर ब्लास्टोसाइट क्या, ब्लास्टोसाइट बच्चे देखो जो सेल रहेगी पूरी ये क्या हो जाएगी, एक ही जगह शिफ्ट हो जाएगी एक तरफ, या एक पोल में बोल सकता हूँ, पोल बना लेगी, ये पोल की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये एक जगह शिफ्ट हो जाएगी और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसाइट्स बोलते हैं। सर फिर एक बार बताओ जी, आउटर कवरिंग है इनमें अंदर कुछ चेंजेस होगा, मेन चीज यही है, ध्यान रखना जो अंदर वाले चीज को क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, और जो बाहर है इसको क्या बोलते हैं, आउटर सेल मास। अब इनर सेल मास से तो क्या होगा, बॉडी डेवलपमेंट होगा, बच्चे की बॉडी का डेवलपमेंट होगा, यानी इससे क्या होगा, ऑर्गन बनेंगे। और जो आउटर सेल मास है उससे क्या बनेगा, ध्यान रखना आउटर सेल मास जो होता है, जिस सेल से बना होता है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या किस नाम से जानते हैं बच्चे, ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट भी दो लेयर में डिवाइड रहता है, जस्ट लाइक ये एक गोला है, अब इस गोले के ऊपर वाली लेयर ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ क्या है, यूट्रस है, यूट्रस की जाके चिपकेगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, जो ट्रोफोब्लास्टिक जो बाहर की लेयर है उसको हम बोलेंगे सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब ये देखो ये एक ही लेयर है लेकिन एक बाहर वाला हिस्सा हो गया और ये अंदर वाला एरिया हो गया, तो अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, अंदर वाली लेयर को हम बच्चे बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। तो बाहर वाली लेयर कौन सी होगी, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो सर आगे क्या बोलना क्या चाहते हो, तो बच्चे बोलना मैं चाह रहा हूं जो आपका सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट होता है जो कि क्या करता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करता है, और यही क्या रिलीज करता है, ये सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट क्या रिलीज करता है, सर यही बीटा एसीजी हार्मोन को रिलीज करता है, बीटा एसीजी को रिलीज करता है। तो मैंने आपको उस जड़ तक ले गया जहां से बीटा एसीजी रिलीज हो रहा था। ठीक है, अगर मैं और बात करना चाहूँ साइटोट्रोफोब्लास्ट के बारे में, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, विलाई डेवलपमेंट करता है, जो ब्लड सप्लाई जाएगी बेबी के अंदर यूट्रस के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए, उसका डेवलपमेंट करेगा कौन, आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट, विलाई डेवलपमेंट करता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी विलाई ऐसे डेवलपमेंट होता है, अलग अलग वीक पे अलग अलग बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। बीटा एससीजी के बारे में हमने जान लिया कि बीटा एससीजी कहाँ से रिलीज हुआ और वो वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। अच्छा, अब मैं अभी तक पढ़ा क्या है कि सर बीटा एससीजी कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, हमने यही पढ़ा है अभी तक। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे कि सर बीटा एससीजी किस तरीके से क्या करता है, वॉमिटिंग इंड्यूस करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूं बीटा एससीजी किस तरीके से वॉमिटिंग प्रोड्यूस करेगा, तो बच्चे ध्यान रखना, जब एक प्रेग्नेंट वुमेन के ब्लड के अंदर बीटा एससीजी हार्मोन होता है और वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है, ब्रेन के अंदर चला जाता है, और ब्रेन के अंदर आपको पता हो तो वॉमिटिंग सेंटर पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है वॉमिटिंग सेंटर, तो सर आप बोल सकते हो मेडुला पार्ट में। मेडुला पार्ट के अंदर क्या पाया जाता है, वॉमिटिंग सेंटर पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, वोमेटिक सेंटर कहाँ पर जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और यहाँ पर क्या हो जाता है, सीटीजेड पाया जाता है। सर ये सीटीजेड क्या आ गया, आप ध्यान रखो, इसका नाम पढ़ लो पहले तो, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन।
इसी को ही तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोमिटिंग सेंटर। ये हो गया। और ये चीज़ क्या है, ये ट्रिगर जोन है, जहाँ पर जाके कोई सेल होती है वो वर्क करती है और उसको एक्टिवेट करा देती है। तो जैसे ही बीटा एचसीजी लेवल कहाँ पर आएगा, वोमिटिंग सेंटर के यहाँ पर आएगा, तो वो किसको एक्टिवेट कर देगा, सीटीजेड को एक्टिवेट कर देगा। सीटीजेड को एक्टिवेट करते ही क्या होगा, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब सर न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाएगा, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, सर आपने नाम सुना होगा एसिटाइल कोलिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन कहां पर काम करता है, सर एसिटाइल कोलिन अगर आपने नाम सुना होगा, एक तो है नाइकोटिनिक रिसेप्टर और एक होता है मस्क्रीन रिसेप्टर। दो नाम बड़े हैं मैंने, नाइकोटिनिक और दूसरा मस्केरिन रिसेप्टर। तो ये दो पे काम करता है, दो पे काम करेगा और क्या कराएगा, ये इन दो पे काम करा के ये क्या करेगा, मोटार रेस्पॉन्स कराएगा। कहां पर, मोटार रेस्पॉन्स कहां पर कराता है, ये ध्यान रखना बच्चे, ये मोटार रेस्पॉन्स कराता है। एक तो कहां पर, स्टोमक, एक तो कहां पर, स्टोमक पे काम करेगा और कहां पर काम करेगा, ये आपके लेरिंग्स पे, फेरिंग्स पे, और कहां पर करेगा, डायफ्राम पे। डायफ्राम पे काम करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, तो उसका ध्यान आप रख लेना, ठीक है। तो सर ये चार चीजों पे यहाँ पर क्या काम करेगा, देखो बच्चे, यहाँ पर पाई जाती होगी स्मूथ मसल, स्मूथ मसल पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। स्मूथ मसल को क्या कराएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। स्मूथ मसल का क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। उसी से क्या होगा, वोमिटिंग इंड्यूस होगी। समझ में आया आपको किस तरीके से वोमिटिंग आ रही है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो आपको मैंने ऊपर बताया था, आपका सीटीजेड, सीटीजेड ट्रिपल बी कवर नहीं करता है। क्या होता है, जो आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर से कवर नहीं रहता है। इस चीज का ध्यान रख लेना। इसी वजह से अगर ब्लड के अंदर मात्रा बढ़ी हुई है किसी भी चीज की, टॉक्सिन्स की बढ़ी हुई है, हार्मोन की बढ़ी हुई है, जैसे बीटा एचसीजी हार्मोन की बढ़ी हुई है, तो ब्रेन के अंदर जाएगा और तुरंत ही कहां पर जाके पहुंचेगा, सीटीजेड के वहां पर जाके पहुंचेगा और तुरंत ही वहां पर क्या करेगा, एक्टिवेशन करा देगा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को और उससे वॉमिटिंग इंड्यूस कराएगा फिर, ठीक है। याद रखना इस चीज को। तो सर हमें वॉमिटिंग का भी पता चल गया कि वॉमिटिंग किस तरीके से इंड्यूस होगी। अब मैं आपको बताऊं वॉमिटिंग इंड्यूस होने के बाद में क्या क्या इफेक्ट आएगा। एक फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, तो वॉमिटिंग इंड्यूस होने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसको। कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है उसको, क्योंकि मैंने क्या बोला, परसिस्टेंट वॉमिटिंग बोला मैंने। तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगी तो क्या क्या होगा फीमेल के अंदर, सर डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। समझ में आया, ये तो हो गया फर्स्ट, सर ये होगा। सेकंड में बोलूं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। ऑफ कोर्स अगर फीमेल है वो खा ही नहीं पा रही, एक मुंह के अंदर दाना रख रही है, उससे पहले वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, बार बार में वॉमिटिंग हो रही है उसको, तो वो कहाँ से खाएगी, कुछ खा ही नहीं पाएगी, तो क्या होगा, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आएगी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो ध्यान रखना, इसके वजह से क्या हो सकता है, बच्चा IUGR में जा सकता है। IUGR
इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं हम उसे? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी बच्चा कहीं ना कहीं कमजोर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास में कुछ भी व्यवस्था जा रही है, कुछ भी खाना पीना कुछ भी जा रहा है, कोई भी न्यूट्रिशन जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है? प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा है। और प्लेसेंटा में कहाँ से आ रहा है? जब मदर कुछ खा रही है तो उसके थ्रू जा रहा है। तो मदर कुछ खाएगी नहीं तो बच्चा कैसा रहेगा? कमजोर होगा, ग्रोथ के अंदर रिटार्डेशन आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला न्यूट्रिशन प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा? ग्रोथ के अंदर रिटार्डेशन आएगा। और क्या हो सकता है? अगर मैंने बोला न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, वो स्टारवेशन रहेगी। अगर एक फीमेल है वो भूखी रहेगी, स्टारविंग रहेगी, तो स्टारविंग रहने से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट नहीं है उसके अंदर में, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। लेकिन हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। और अब प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट को तो और ज़्यादा नीड पड़ेगी एनर्जी की। तो क्या करती है बॉडी? बॉडी क्या करती है? नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से क्या करती है? ग्लूकोज तैयार करती है। नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से क्या करेगी? ग्लूकोज तैयार करेगी। उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और मेनली किससे बनता है? फैट से। फैट से बनेगा। अब फैट कहां पर स्टोर? लीवर में। तो ध्यान रखना, जब फैट टूटता है, फैट जब टूटता है तो क्या पैदा होता है? तो ध्यान रखना, जब फैट टूटेगा तो क्या बनेगा? कीटोन बॉडी बनेगी। कीटोन बॉडी बनेगी। तो ये क्या करेगा? ये भी तो एक प्रॉब्लम अराइज करेगा, क्योंकि कीटोन बॉडी खुद में क्या है? क्या है? एसिड। तो बॉडी के अंदर क्या बनेगा? एसिड का प्रोडक्शन क्या होगा? तो हम क्या बोल सकते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मदर के अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ध्यान रखना इस चीज का। सर आपने बोल दिया वॉमिटिंग वाला, आपने अभी तक नहीं बोला है। अच्छा, सेकंड मैंने बोला है न्यूट्रिशनल, थर्ड वाला मैं बोल रहा हूँ वॉमिटिंग होगी। अगर वॉमिटिंग होगी तो क्या होगा? सर उससे HCl बॉडी से बाहर निकलेगा। HCl क्या होगा? बॉडी से बाहर निकलेगा, तो बॉडी के अंदर कम हो जाएगा HCl। और HCl अगर बॉडी में कम होता है, यानी अगर एसिड बॉडी में कम होता है तो क्या होता है? एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। अरे सॉरी, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस होगा। तो सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक तरफ हो रहा है एल्कलोसिस। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, शुरुआत में जो होगा वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। उसके बाद में वो कंटिन्यूस अगर फीड नहीं कर पा रही, यानी कुछ खा नहीं पा रही, खुद से कुछ भी ले नहीं पा रही है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस होना पड़ रहा है, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से क्या बनना पड़ रहा है? ग्लूकोज बनाना पड़ रहा है एनर्जी के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा उसमें, ठीक है। शुरुआत में क्या हुआ? एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड बाहर निकल रहा है वॉमिटिंग से, तो एसिडोसिस होगा। लेकिन लेट कंडीशन, धीरे धीरे कंडीशन में आप देखोगे तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के साथ में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आपको समझ में आया सब कुछ? ऑफकोर्स आया होगा, समझने की कोशिश करिएगा, आएगा आपको समझ में, कन्फर्म है। हो आप इंटेलिजेंट है, आप में दिमाग बहुत ज़्यादा, समझ लोगे आप, ठीक है। तो मैंने 3 चीज़ें बता दी कि भाई ये प्रॉब्लम होगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि सर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होगा, कुछ नहीं करना है। अगर मैं बात करूं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करूं तो सबसे पहले तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। कैसे? सर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। आप पूछोगे हिस्ट्री क्या, वॉमिटिंग आ रही है, फिजिकल एग्जाम तुम्हें देखने से पता चल जाएगा। डिहाइड्रेटेड बॉडी श्रिंकेज मिलेगी, एकदम डिहाइड्रेट चेहरा मिलेगा तुम्हें, एकदम सूखा सूखा सा मिलेगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा। और बार बार में वॉमिटिंग करेगी तुम्हारे सामने, ठीक है।
तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में पता कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ और किस चीज़ से, तो सर सीधी बात है ना, बीटा एचसीजी हार्मोन चेक कर लो, बीटा एचसीजी हार्मोन चेक कर लो, उसका लेवल बहुत ज़्यादा मिलेगा तो हमें पता लग जाएगा ये प्रॉब्लम है। अगर मैं कुछ बात करूँ किन किन व्यक्ति यानी कौन कौन सी फीमेल है, कौन कौन सी प्रेग्नेंट वुमेन है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कुछ रिस्क फैक्टर की। अगर मैं बात करूं प्रीमी ग्रेविडा, प्रीमी ग्रेविडा का मतलब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है भाई वुमेन, पहली बार, एक्सपीरियंस नहीं है उसको, तो एचसीजी हार्मोन क्या है कि न्यूली अगर उसके अंदर आया है तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। और फर्स्ट टाइम कोई भी बॉडी के अंदर चीज़ आती है तो कुछ अलग ही महसूस होगा, तो कुछ अलग ही तरीके से रिएक्ट करेगा। तो कुछ लोग मैनेज कर जाते हैं, कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, फिर वॉमिटिंग इंड्यूस होने लग जाएगी। तो इसलिए मैंने बोला प्राइमरी ग्रेविडा, फर्स्ट टाइम कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बोलूँ मल्टी, यानी मैं बोल सकता हूँ ट्विंस, एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसके क्या है, ट्विंस है, क्या बोल सकता है, ट्विंस। कैसे ट्विंस से, कैसे बच्चे अगर ट्विंस होगा तो क्या होगा, दो ट्रोपोब्लास्ट होगा, दो प्लेसेंटा होगा सेपरेट सेपरेट, ठीक है। अगर दो प्लेसेंटा होगा तो क्या होगा, डबल मात्रा के अंदर बीटा एचसीजी हार्मोन होगा या कि नहीं होगा, होगा। तो इसलिए मैंने बोला ट्विंस के अंदर। थर्ड में बोल सकता हूं बहुत सी बार देखा जाता है कि मोलर प्रेगनेंसी, उसके अंदर भी बीटा एचसीजी का हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और कुछ डाइट की भी हम बोल सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्पाइसी फूड खाते हैं, उसके अंदर भी ये एक कारण है इस हार्मोन के इम्बैलेंस का या वॉमिटिंग होने का। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम आगे बात करें, सर सब चीज़ आ गई समझ में, लेकिन एक बात बताइए सर, मैनेजमेंट तो कर दो, चलते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। बच्चे अगर मैनेजमेंट करना है तो किस चीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर, एक तो वोमिटिंग, ठीक है, और वोमिटिंग से क्या हो रहा है सर, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं मैनेज करता हूँ डिहाइड्रेशन को। फर्स्ट डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट। तो बच्चे डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट को करने के लिए हम क्या करते हैं, दो चीज़ें लेते हैं। एक तो क्या करते हैं, डेक्स्ट्रोज लेंगे। डेक्स्ट्रोज किस तरीके से मैनेज करेगा बच्चे, डेक्स्ट्रोज क्या करेगा, जो स्टार्विंग कंडीशन में पेशेंट चल रहा था, तो उस स्टार्विंग में क्या हो रहा था सर, स्टार्विंग में क्या हो रहा था, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा था। उससे क्या हो रहा था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रोज देते हैं। कितना, 5% देते हैं, डेक्स्ट्रोज 5% देते हैं। कितना लीटर, 1.5 लीटर देते हैं हम। ये किससे बचाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से बचाएगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को रोकेगा। किसको रोकेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकेगा, ठीक है। एक तरफ तो ये हो गया। दूसरा हम देंगे आरएल, रिंगर लैक्टेट। तो आरएल देने का कारण क्या रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे, आरएल हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमने बात की थी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हम आरएल देते हैं। कितना देंगे सर, 1.5 लीटर ये देंगे। कितना देंगे, 1.5 लीटर देंगे सर हम। तो ओवरऑल कितना दिया हमने, 3000 ml या 3 लीटर। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस कर लेंगे और हम क्या करेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को भी रोक देंगे। एक तो ये मैनेजमेंट हो गया हमारा। समझ में आया होगा आप सभी को।
ठीक है। दूसरा सर हम चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो दूसरा हमें मैनेजमेंट क्या करना है, कोई मेडिकेशन है, मेडिकेशन सर कौन सी मेडिकेशन देंगे सर, इसके अंदर देते हैं विटामिन बे रुक जा, क्या हो रहा है इसमें, हैंग हो रहा है थोड़ा सा। ओके, मेडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो हम क्या देंगे इसके अंदर, एक तो विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, और क्या देंगे डॉक्सीलेमाइन, दो चीज का कॉम्बिनेशन देंगे। सर कितना देंगे सर, 10 mg प्लस 10 mg, दोनों देना है हमें। इससे क्या होगा, वोमिटिंग रुक जाएगी, क्योंकि डॉक्सीलेमाइन क्या करता है, वोमिटिंग सेंटर को क्या करता है, सप्रेस करता है। सप्रेस कर देगा ये, ठीक है। उससे क्या होगा, वोमिटिंग रुक जाएगी। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। सर हमने इलेक्ट्रोलाइट का भी बैलेंस कर दिया, हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोई भी प्रॉब्लम को सही कर दिया है, सर हमने मेडिकेशन देके हमने वॉमिटिंग भी रोक दी है। लेकिन जो वॉमिटिंग हुई उससे क्या हुआ, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम तो आया, तो हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन देना है, न्यूट्रिशनल डाइट देनी है, ठीक है। तो ये 3 तरीके का मैनेजमेंट हमें इसके अंदर करना पड़ता है। पहला हमारा हो गया है डेक्सट्रोज देना, यानी फ्लूइड देना होता है। डेक्सट्रोज हम क्यों देंगे, ताकि उसके अंदर क्या नहीं हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस रोक सके। दूसरा हमारा देना रहता है आरएल, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट में भी ध्यान रखना, इसके अंदर पोटेशियम बड़ा रोल करता है। पोटेशियम बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, आरएल देते हैं। दूसरा मैंने बोला मेडिकेशन में विटामिन B6 एंड डॉक्सीलेमाइन हम इसके अंदर देते हैं, ठीक है। फिर मैंने बात करी न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन के अंदर क्या करना है आपको, उसको एक बैलेंस डाइट देनी है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसिड क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो उसको मेंटेन करना है। और भी बहुत सारी उसके अंदर कमी आई, कंटिन्यूस उसने फूड नहीं खाया है, तो वो हमें देना है उसको, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा एक टॉपिक था जिसका नाम क्या था, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम था इसका नाम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ना, किससे, इसी यूट्यूब चैनल से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ जाए। और ये बारिश का मौसम हो रहा है, इसका एंजॉय कीजिए, अपने लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।